एखाद्या पक्षाचं नाव नाही राहिलं, फक्त मोदी सरकार. म्हणजे या ठिकाणी या देशामध्ये मोनोपली झालेली आहे. वास्तविक पाहता आताच सारे साहेबांनी सांगितलं की असं या भारतामध्ये स्वातंत्र्याच्या नंतर एवढं कधीही आंदोलन चाललं नाही, तेवढं आंदोलन 13 महिने कास्तकारांनी चालवलं, तरी आम्हाला आमच्या सरकारला मात्र याची लाज वाटली नाही. वास्तविक पाहता त्यांचं आंदोलन चिरडण्यात आलं. यहाँ पर 6,000 रुपये क्विंटल हमारे किसानों का कपास का भाव दिया है, 4,000 सोयाबीन का भाव दिया है. तो ये 6,000 4,000 के किसान कैसे जिएंगे इसमें? तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में. और किसानों ने जो किसानों के खिलाफ जो काले कानून किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारा जो महंगा गेहूँ है वो सस्ते में खरीदते हैं, उसमें का थोड़ा सा हमको देते, हमको लालच देते. अभी वो 6,000 रुपये एक साल के दे रहे हैं. हमको वो भीख नहीं होना, हमको हमारे जो माल है हम जो उगाते हैं उसके ऊपर हमको सिर्फ रेट होना. मूलभूत तत्व की यही बात है कि जहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, इतने सारे कंपनी आ रही थी, ये सब गुजरात में लेके गए हैं. काहे कि बेरोजगारी बढ़ी रहती नहीं, बढ़ी नहीं रह सकती थी. वहाँ राम मंदिर उभार कर खड़ा के, यहाँ पे इतना बड़ा राम मंदिर है, तो वहाँ कौन सा विकास है? कुछ भी विकास नहीं है. विकास तो दिखता ही नहीं. रोड बनने से विकास नहीं होता. बेरोजगारी जो है वो हट गई तो विकास होगा. विकास जो कर रहे हैं तो ये तो खुद अपने पैसे से थोड़ी करते. विकास हुआ है, विकास तो हमारे पैसे से ये कर रहे हैं ना. गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, टैक्स के भरोसे ये करते हैं. इस वक्त हम रामटेक क्षेत्र में है. रामटेक ये लोकसभा का क्षेत्र है और नागपुर से महज कुछ ही किलोमीटर के अंतर पर है. रामटेक क्षेत्र के कलमेश्वर का ये एरिया है. हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे. वैसे तो ये लोकल लोग हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग समझ रखते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे में भी अपनी समझ रखते हैं. केवल लोकल मुद्दे नहीं तो देश में क्या मुद्दे होने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ यहाँ बहुत सारे हमारे साथी हैं. ये जो लोकसभा चुनाव होता है, ये लोकल बॉडी का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का भी चुनाव नहीं है. ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, राष्ट्रीय पॉलिसी पर होता है. आपको क्या लगता है कि ये जो रामटेक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब से 2014 से ये विकास वाली सरकार आई है, जो कहते रही है कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास ये शब्द बहुत मीडिया पर भी फोकस किया गया. आपको क्या लगता है इन 10 सालों में इस क्षेत्र में क्या हुआ? 10 सालों में इस क्षेत्र में विकास तो नहीं, लेकिन भकास हुआ है. बात ऐसी है कि यहाँ पर जो ईवीएम का मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है. ये सरकार ईवीएम से आई है और ये ईवीएम का सपोर्ट आरएसएस करती है. आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. और इस देश को आरएसएस के पॉलिसी से ये इस देश का प्रधानमंत्री बना है नरेंद्र मोदी जी. और उन्होंने उद्योगपतियों का ही भला किया है, गरीबों का भला किया नहीं. महंगाई है, बेरोजगारी है, क्योंकि 2,000 करोड़ नौकरियां दूंगा बोले, नौकरियां नहीं दी, बेरोजगारी बढ़ा दी. खेती हर किसानों का बोले खेती के जो उत्पादन है उसको माल को भाव देंगे, लेकिन यहाँ पर 6,000 रुपये क्विंटल हमारे किसानों का कपास का भाव दिया है, 4,000 सोयाबीन का भाव दिया है. तो ये 6,000 4,000 के किसान कैसे जिएंगे इसमें? तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में. और किसानों ने जो किसानों के खिलाफ जो काले कानून किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये काले कानून के खिलाफ किसानों ने जो आंदोलन किया था, लेकिन किसानों के आंदोलन को उन्होंने चरोड़ मरोड़ कर डाला. वो आंदोलन के ट्रैक्टर आए थे, उनको खिलिया ठोकी, उन पर मिलिट्रियाँ लगाई. ये क्या तरीका है देश चलाने का? ये हुकुम शाह और हिटलर शाह के जैसा ये देश ये नरेंद्र मोदी जी चला रहे. उनकी जो बीजेपी है, ये सरकार बीजेपी सरकार चला रही और ख़ुद को मोदी सरकार गारंटी, मोदी सरकार, यानी सरकार बनती है संविधान से, देश चलता है संविधान से, लेकिन ये अपने नाम की डींग मचा रहे हैं. हजारों करोड़ रुपए अपने एडवर्टाइज में गंवा दिए 10 साल से. यहाँ की बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया. यहाँ पर मंदिर मस्जिद का बात खड़ा करके मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोगों को बहका दिया. लेकिन पुजारी 200-250 पुजारी जो रखे, एक जात ब्राह्मण पंडित रखे, हमारे ओबीसी भाई मंदिर बनाने के लिए गए. वहाँ पर जाने के बाद में भी उनको कोई वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं दिया. लेकिन अब यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे
और खाल चंदा डालो और मंदिर देखो। बिल्कुल, चंदा की आपने बात की। सर, मैं आपसे बात करूंगा। ये जो क्षेत्र है शहर से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे जो युवा है वो पढ़ाई इसलिए करता है कि उसको रोज़गार मिलेगा। यहाँ किसानी भी होती है, किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है इसलिए कि उसको एमएसपी मिले, उसके परिवार को पैसा मिले। लेकिन इन सालों में क्या ये सब बातें थी जो रोज़गार देने की बातें थी, 2 करोड़ रोज़गार या किसानों को मुआवजा देने की बातें थी, ये क्या कर पाई ये सरकार? मराठीत चालेल. माझं नाव वरुण वाहने, कडमेश्वर. वास्तविक पाहता 70 वर्षामध्ये अनेक पक्षाचे सरकार इथे आलेत, अनेक पंतप्रधान झालेत, परंतु 70 वर्षामध्ये ज्या पंतप्रधानांनी अनेक पंतप्रधानांनी अनेक खाजगी कंपन्या त्यांचं राष्ट्रीयकरण केलं. इंदिरा गांधीने आपल्या काळामध्ये 14 खाजगी बँकचं राष्ट्रीयकरण केलं. परंतु हल्लीच्या पिरियडमध्ये मोदी साहेब हे राष्ट्रीयकरणचे खाजगीकरण करत आहे. त्यांनी सांगितलं की आमची सत्ता आली तर प्रत्येक व्यक्तीला 15 लाख रुपये देऊ. ते तर मिळालेच नाही. परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त ही बोलले की आम्ही दर वर्षाला आमची सत्ता जर आली तर दर वर्षाला 2 कोटी रोजगार देऊ. वास्तविक पाहता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत 1.5 लाख कंपन्या बंद झाल्या. रोजगार किती बंद झाले असेल, बेरोजगार किती झाले असेल? संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकूण 1.5 लाख कंपन्या बंद झाल्या. भारतामध्ये एकूण 6 लाख कंपन्या बंद झाल्या. बेरोजगाराची परिस्थिती इतकी बेकार आहे की त्या व्यक्तीला खायला अन्नसुद्धा नाही, ही परिस्थिती आहे. काँग्रेसच्या काळामध्ये 35 किलो अनाज मिळायचं, आता 20 किलो अनाज मिळते. तेव्हा 35 किलो अनाज मिळायचं तेव्हा 2 रुपये किलो होतं. म्हणजे किती? 70 रुपयामध्ये त्याला पूर्ण अनाज मिळायचं 35 किलो. आता 35चं 20 आणलं. आता ते 15 किलो जरी विकत घ्यायला गेलं तर आज शेकडो रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे वास्तविक पाहता आपल्याला फुल थाप करण्याचा प्रयत्नच मोदी साहेबांनी केलेला आहे. वास्तविक पाहता हा देशाची GDP ही घसरलेली आहे. त्यामुळे मला असं वाटते की येणारी जी सत्ता आहे ही सत्ता कोणाची याच्याशी मतलब नाही, परंतु मोदी सरकार मात्र नको. कारण वास्तविक पाहता जेव्हा वैयक्तिक नाव येते त्या वेळेस फक्त त्या व्यक्तीचं नाव चालते. याच्या अगोदर कसं झालं? जर समजा सरकार कोणाचं, केंद्र सरकार किंवा काँग्रेस सरकार किंवा मनमोहन सरकार, वाजपेयी सरकार असं बोलतो. वाजपेयी सरकार असं बोलत नव्हतं, भाजपाचं सरकार असं. पण आता ते नाही राहिलं. आता केंद्र सरकारचं नाव नाही राहिलं, आता एखाद्या पक्षाचं नाव नाही राहिलं, फक्त मोदी सरकार. म्हणजे या ठिकाणी या देशामध्ये मोनोपली झालेली आहे. वास्तविक पाहता आताच सारे साहेबांनी सांगितलं की असं या भारतामध्ये स्वातंत्र्याच्या नंतर एवढं कधीही आंदोलन चाललं नाही, तेवढं आंदोलन 13 महिने कास्तकारांनी चालवलं. तरी आमच्या सरकारला मात्र याची लाज वाटली नाही. वास्तविक पाहता त्यांचं आंदोलन चिरडण्यात आलं. आत्ता अगदी या 1 महिन्याच्या अगोदर त्या रामकृष्ण हेगडे या खासदारांनी काय सांगितलं की 400 पार, कारण आम्हाला या देशामध्ये असलेलं संविधान बदलायचं. संविधान बदलायचं म्हणजे काय? हाही प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. संविधान बदलावायचं म्हणजे आमची 1950च्या अगोदर या देशामध्ये जे मनुस्मृती नावाची घटना होती ती घटना आम्हाला अजून लागू करायची आहे. मग मला सांगा, मग मनुस्मृतीप्रमाणे आम्हाला चालायचं का? त्या पिरियडमध्ये SCला, STला, OBCला कोणत्याही प्रकारचा शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. इतकंच नाही तर या देशामधील राहणारा जो SC, ST, NT, OBC, इव्हन ओपन ब्राह्मण समाजाच्या मुलीला, स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता. ते शिक्षणाचा अधिकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 जानेवारी 1950 पासून लागू केला. की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मेहरबानी आहे. त्या काळामध्ये जेव्हा एखाद्या राणी गर्भवती राहायची तर त्या गर्भवती राहायची तर म्हणायचे लोक की पहा आता हिच्या पोटामधून जन्मलेला हा राजा तयार होणार आहे. पण ती परिस्थिती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, एका व्यक्तीला 1 होट, प्रत्येक व्यक्तीला
वोटिंगचा अधिकार आहे आणि जो राजाच्या पोटातून राणीच्या पोटातून राजा होणार होता, आता तो बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून होणार आहे. परंतु आजची कंडिशन बहुत बेकार आहे. ईव्हीएमचा विरोध संपूर्ण महाराष्ट्रामध्येच नाही तर संपूर्ण भारतभर चालू आहे. म्हणून जर त्यांना असं वाटते की आमची सत्ता येईल तर होऊ द्या ना एकदाचं इलेक्शन बॅलेट पेपरवर, पाहू मग त्यांची ताकद आणि या जनतेची ताकद. या विचाराचा मी आहो. कुछ युवा हमारे साथ बैठे हैं. एक बड़ा स्वप्न युवाओं का था कि भाई जैसे ही ये बात मीडिया में आई या भाषणों में आई कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलेंगे, तो छोटे छोटे जैसे कलमेश्वर जैसे छोटे शहरों के जो युवा थे, जो पढ़े लिखे बड़ी मेहनत की, उनको एक आशा की किरण थी कि भाई अभी हमको नौकरी मिलेगी. क्या वो आशा की किरण पूरी हुई? देखो 2014 में जो ये सरकार ने जो बोला था कि हर साल हम युवा को रोज़गार देंगे 4 करोड़, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता कि जैसे कि अपने यहाँ पे मिहान था, मिहान के नाम पे बहुत सारी ज़मीनी खरीदी किया. अब वहाँ पे अगर जाएंगे तो दूर दूर तक कोई प्रोजेक्ट दिखता नहीं. अभी 10 साल हो गए, 10 सालों में कोई रोज़गार नहीं है और जो रोज़गार थे वो भी ख़त्म हो गए. जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां अभी प्राइवेटाइजेशन कर लिया, सरकारी तो अभी कुछ रहा नहीं. और 2014 में ये जो सरकार ने बोला था कि अलग विदर्भ का मुद्दा था, वो हमारी सरकार चुन के दो, हम अलग विदर्भ बना के देंगे. हमने सब विदर्भ के जो जनता ने ये अलग विदर्भ के मुद्दे के ऊपर उनको वोटिंग किया. वोटिंग करने के बाद ये भूल गए, ना तो अलग विदर्भ बनाया, ना किसानों को जो फसल के न्यूनतम जो दर रहते हैं वो नहीं दिया. और अभी उन्होंने एक नई योजना लाई है, कैसे किसानों को गेहूँ चावल फ्री में. पकाता कौन है, उगाता कौन है? किसान ही उगाता है ना. हमारा लेके हमको फ्री में देना चाहते हैं. हमारा जो महंगा गेहूँ है वो सस्ते में खरीदते, उसमें का थोड़ा सा हमको देते, हमको लालच देते. अभी वो 6,000 रुपये एक साल के दे रहे हैं. हमको वो भीख नहीं होना. हमको हमारे जो माल है हम जो उगाते हैं उसके ऊपर हमको सिर्फ रेट होना. बिल्कुल. लेकिन इस बार रामटेक क्षेत्र में इलेक्शन के चुनाव के मुद्दे क्या है, मुख्य मुद्दे क्या है? देखो हमारा तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जैसे अभी उम्मीदवार तो हमारे सामने कोई भी संभ्रमण के उम्मीदवार हैं. बस हमारे सामने एक उम्मीदवार दिखता है जो अलग विदर्भ की बात रख के चुनाव में खड़ा हुआ है, उसका नाम है भोजराज सरोदे. तो वही हमको एक हमारा जो मुद्दा लेके आगे जाने के लायक दिख रहा, वो एक ही उम्मीदवार है, वो भोजराज सरोदे. क्योंकि जैसे कि ये अभी कुछ दिनों को पहले कांग्रेस में था, देवेंद्र फडणवीस के घर आते जाते रहता था. लोगों ने पूछा भाई आप वो पक्ष में तो जा नहीं रहे. कुछ दिनों पहले उसने नहीं बोला मैं विकास के लिए, वो नागपुर ज़िले के पालक मंत्री है इसलिए मैं अपने विकास क्षेत्र का विकास के लिए जा रहा, पक्ष के लिए जाना नहीं. मगर 4 दिन नहीं हुए डायरेक्ट पक्ष बदल दिया. अगर हम वैसे उम्मीदवार का अगर चुन के देते तो हम पढ़े लिखे लोग कोई मायने नहीं रखेंगे. हमारा जो जितना भी पढ़ा, हमने जितनी भी शिक्षा ली वो व्यर्थ जाएगी. क्योंकि 10 साल में अगर ये रोज़गार उपलब्ध नहीं कर सके तो ये क्या अभी चुन के देने के बाद क्या कर सकती है? ये एक धार्मिक क्षेत्र भी रहा है. यहाँ गढ़ राम मंदिर कहते हैं वो भी है. यहाँ नागार्जुन की बुद्धिस्ट लेनिया भी है. यहाँ जैन मंदिर भी है. तो ये पूरा क्षेत्र जो है एक पर्यटन स्थल के तौर पर उभर सकता था. लेकिन ये क्या कारण है कि ये क्षेत्र ना पर्यटन स्थल के तौर पर उभर पाया, ना ये क्षेत्र में कोई विकास आया. हम रेलवे की बात करते हैं उसका भी विकास नहीं हुआ. जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ नहीं है. तो यहाँ के मुद्दे क्या हो गए? ये क्या हो गया इनकी, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं. इनको चाहिए सिर्फ वोट होना हमारा फ़ायदा हुआ, बाकी इनको कुछ नहीं चाहिए. विकास नहीं चाहिए, विदर्भ का विकास नहीं है, बाकी कुछ नहीं इनमें से. मूलभूत तत्व की यही बात है कि जहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, इतने सारे कंपनी आ रही थी, ये सब गुजरात में लेके गए हैं. काहे कि बेरोजगारी बढ़ी रहती, नहीं बड़ी नहीं रह सकती थी.
वहाँ राम मंदिर उभार कर खड़ा के यहाँ पे इतना बड़ा राम मंदिर है तो वहाँ कौन सा विकास है? कुछ भी विकास नहीं है। अभी तो जो गारंटियाँ दी जा रही है कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी ऐसे करेंगे, मोदी वैसे करेंगे, इन गारंटियों पर क्या आपको भरोसा है? कुछ भी भरोसा नहीं है, एक बूंद का भी भरोसा नहीं है कि गारंटी सब भी दे रहे, लेकिन गारंटी कब? जब होने के बाद ही होना ना, पहले करो तो बाद में गारंटी दो। उन्होंने काला धन लाने के लिए 50 दिन मांगे थे, अब 10 साल हो गए। 10 साल कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ बताने का हवा है और एडवर्टाइज का हवा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये लोग जब तक बदल नहीं सकेंगे तब तक कुछ भी नहीं विकास हो पाएगा। जब तक लोगों के मन में अगर कुछ भावना निर्माण होती होंगी देश के लिए, तो सही में लोगों ने ये सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब क्या परिवर्तन की हवा है रामटेक में? है परिवर्तन की होगा। परिवर्तन होगा। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये तो लोकसभा का इलेक्शन तो राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है, तो इस बार के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो है कि भ्रष्टाचार को कम करना, वो राष्ट्रीय मुद्दा है गरीबी को कम करना, वो राष्ट्रीय मुद्दा है रोजगार को बढ़ाना, राष्ट्रीय मुद्दा है किसानों की जो समस्या है उन पर सरकार विचार करे, राष्ट्रीय मुद्दा है देश की जितनी भी सीमाएं हैं उनको भी सुरक्षित करना। दावे प्रतिदावे इन 10 सालों में होते रहे। आपको क्या लगता इन सभी दावों में ये जो सरकार है पास हुई या फेल हुई? ये सरकार फेल हुई है। बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियां बंद हो रहे, रेलवे प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया है, बहुत सारे ये सरकार ने देश धड़ी में लगा दिया, क्योंकि ईवीएम में घोटाला है। सरकार ये चुन के आती है, ईवीएम की वजह से। ईवीएम के वजह से आती है। लेकिन देश भर में जो विकास की बातें चल रही है उसका क्या? विकास तो दिखता ही नहीं। रोड बनने से विकास नहीं होता। बेरोजगारी जो है वो हट गई तो विकास होगा। विकास जो कर रहे हैं तो ये तो खुद के अपने पैसे से थोड़ी करते। विकास हुआ है, विकास तो हमारे पैसे से ये कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है, टैक्स के भरोसे ये करते हैं। आज चुनाव में कितना करोड़ों रुपए उन्होंने ये किया है, उनके पास में जमा है। ये पैसा आया कहाँ से भाई? पैसा उनके पास में आया कहाँ? हम पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो बताते हैं कितना करोड़ इनका है भाई। ये तो इनका पैसा आया कहाँ से? ये थे तो कवेली के घर में थे, आज देखो तो बाप रे स्टार होटल में है। बिल्कुल, कवेलू के घर से स्टार होटल में। हमारे साथ लोक कवि बैठे हैं, प्रबोधनकार भी है। वो अपने कविताओं से, प्रबोधन से लोगों को जागरूक करते हैं। इस बातचीत का अंत हम उनसे करेंगे। उनसे हम आग्रह करेंगे कि ऐसी एक कविता जिससे मतदार जागरूक हो, वे हमारे टीवी चैनल के इन दर्शकों के लिए बताएं। सभी आवाज़ इंडिया चैनल के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये जो अभी माहौल चालू है ये चुनाव का माहौल है, और ये चुनाव के माहौल में जो फैसिस्ट पार्टियां हैं, जो फैसिस्ट पार्टी है जैसी बीजेपी, उसके साथ में महाराष्ट्र की शिंदे पार्टी चली गई है, और बहुत सारा पार्टियां उनके साथ में। एक तो हमारा एक रामदास आठवले करके है, वो भी उनके साथ में। अभी दाढ़ी वाले हमारे जोगेंद्र नाथ कवाड़े, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि बीजेपी के नितिन जी गडकरी ये 5 लाख वोटों से चुन के आएंगे। तो हम पूछते हैं जोगेंद्र कवाड़ी जी से, तो भाई आप अकेले कैसे निर्णय ले सकते हैं? क्योंकि जो संविधान बदलने की जो बात करती है जो पार्टी, जो लोग करते हैं, अभी भी नितिन जी गडकरी ने भी संविधान बदलने की कविता बात के माध्यम से क्या की बताएंगे है। आप? तो कविता के माध्यम से मैं बताता हूँ कि परिवर्तन की लहर आने वाली है, आज परिवर्तन की लहर आने वाली है, और फेंको मोदी की कुर्सी जाने वाली है, फेंको मोदी की कुर्सी जाने वाली है, फेंको मोदी की कुर्सी जाने वाली है। तो परिवर्तन की हवा चलेगी, परिवर्तन होगा। हम चाहते हैं देश में ऐसा परिवर्तन हो, सत्ता किसी की भी हो लेकिन बात रोजगार की हो, सत्ता किसी की भी हो लेकिन बात किसानों के अधिकार की हो, सत्ता में कोई भी आए लेकिन महिलाएं और हमारी बच्चियां सुरक्षित हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हो। सरकार किसी की भी आए, लेकिन ये जो देश का माहौल है जिसे हिंदू मुस्लिम में बदला गया है, ये देश का माहौल है जहाँ से शांति ख़त्म की गई है, वहाँ पे शांति बहाल हो, ये माहौल फिर से
उस संस्कृति का आए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, सब आपस में मिलजुल कर रहे, देश का विकास हो, देश का नाम रोशन हो। ये डंका बजाने वाली बात नहीं है। देश के युवा शिक्षित होंगे, देश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तभी ये देश विकसित होगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।